हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बडी चैनल। यहाँ पे 100% आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है और बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए। 100% आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो पूरा लेसन आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और हिट कीजिए बेल आइकॉन को, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएँ। तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सिंस आज का हमारा जो लेसन है वो है आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट वर्ड को समझना होगा कि ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये क्या होता है। तो हम सब इस वर्ड को ऑफनली इस्तेमाल करते हैं और न्यूज़पेपर टेलीविजन्स पे भी ये शब्द हम आसपास सुनते हैं। लोग कहते हैं कि आपको हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो रेगुलरली समिट करते हैं डिस्कस करने के लिए अब डिफरेंट इश्यूज को एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और इम्पैक्ट कैसे होता है एनवायरनमेंट पे उनका, वो सब हम यहाँ समझने वाले हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और बहुत कॉम्पैक्टली आपको ये लेसन मैं समझाऊंगी और उसके बाद कैसे आपके क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और क्या क्वेश्चंस आएंगे, फिर किस तरीके से आप उनके आंसर्स को लिखेंगे। तो एन एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग present around an organism including all living and non living organisms। जैसे आप और मैं हैं, हम भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे कोई पौधा है या कुछ एक एनिमल्स हैं, लोग हैं, आसपास सनलाइट सबके यहाँ है, हवा है, सॉइल है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हम अपने घर में भी बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा स्टडी उतनी अच्छी होगी। आपसे भी कहा जाता है कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए, जैसे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो एनवायरनमेंट जो है आपका आसपास की सारी चीजों से मिलकर बनता है। आगे हम अब समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है? जियोग्राफिकल एरिया है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ भी। यानी कि इट इज एन जियोग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, और इसके साथ साथ जो उनकी फिजिकल सराउंडिंग्स है, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक बैलेंस नेचर में क्रिएट करते हैं। यही बैलेंस अगर गड़बड़ाता है तो हम उसको फिर पॉल्यूशन बोलते हैं। जो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक ही एरिया के, जो नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट्स हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको मिला के क्या बन रहा है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। अब इस इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आपके आते हैं और आपके फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल कितना हो रहा है, विंड कैसी है वहां पर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब चीजें मिलकर इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसे आप अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्या क्या होते हैं, तो नेचुरल इकोसिस्टम में हम रखते हैं फॉरेस्ट, पोन्ड और डिजर्ट को। जो फॉरेस्ट हैं आपके, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। यहाँ आप देखते हैं फॉरेस्ट में आपको लगेगा चावटिक है, सब कुछ पूरा बिखरा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट अपने आप में कंप्लीट है, खुद से वहां सारा कुछ हो रहा है। आप कोई क्लियर नहीं करने जा रहा, कोई पौधे नहीं लगा रहा है वहां पे, या फिर पौधे जब डेथ हो रही है उनकी किसी एनिमल की, तो उसको वहां से साफ करने जा रहा हो, या पत्तियां गिर रही हैं, कोई क्लियर नहीं कर रहा है, वहां सब कुछ खुद से हो रहा है। ऐसे ही पॉन्ड है, तो वहां पे क्या है, पौधे भी हैं, पानी है, एनिमल्स भी है, उनकी डेथ भी हो रही है, नए रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं, सारी वर्किंग उनकी हो रही है। और अगर आप किसी गार्डन में जा रहे हैं, वहां पे भी आप देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, रोज, जिसमें सनफ्लावर, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एक्टिविटीज भी हो रही हैं। फिर ये जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनसे अफेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्ट मतलब हमारा इंटरफियरेंस है वो नहीं है, यहाँ सारे काम खुद हो रहे हैं। जबकि अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो आते हैं एग्रीकल्चर फील्ड, जू, एक्वेरियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप बहुत सारे लोगों के घरों में भी आपने एक्वेरियम देखा होगा, या आपके घर में भी हो सकता है। तो कुछ एक फिशेस हैं वहां पे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, पौधे हैं, सॉइल भी है, और सब मिलाकर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमें उसको साफ करना होता है कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद। अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, जैसे कुछ फिशेस हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमें उनको हटाना होता है वहां से। पौधे अगर हैं, या फिर उनको फूड देना होता है फिशेस को, तो ये मतलब हमारा एक इंटरेक्शन है उसके साथ। इसी तरीके से जू में भी और एग्रीकल्चर फीड में भी ह्यूमन जो है इंटरफेरेंस है, जबकि यहाँ नेचुरल इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्वेरियम अगर आप कुछ दिनों तक क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा।
क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, और किस तरीके से फॉरेस्ट या पॉन्ड में ये एक्टिविटीज की हमको कोई जरूरत नहीं होती है। तो इकोसिस्टम में आपने क्या समझा कि दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, एक आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दूसरे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको, जितने भी आपने पढ़े हैं, हम बायोटिक में रखते हैं। एबायोटिक में क्या आता है आपका, तो सन, एयर और सॉइल, ये सब आपका किसके अंदर आता है, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है। यानी कि वो फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और इफेक्ट करते हैं लिविंग बीइंग्स को, उन सबको हम किस में रखते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर रखते हैं। बायोटिक में हमारे आते हैं पौधे यानी कि प्लांट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरिया जाई जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से वो आपका ग्लूकोज जो है वो बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस उनके अंदर होता है, वो खुद से अपना फूड क्रिएट कर लेते हैं, वो हैं आपके प्रोड्यूसर्स। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, जो कि उनको पौधों पे डिपेंड करते हैं, फिर वो जो कि उन पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर उन एनिमल्स को जो खा रहे हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं आपके, जो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं जो। फिर जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो हैं आपके प्राइमरी कार्निवोर्स, और जो उन पर फीड आउट कर रहे हैं वो हैं आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स, जैसे लाइन है। डिकम्पोजर्स, जो अगर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स हैं आपके या डेड एनिमल्स हैं, उनको क्लियर आउट कर रहे हैं, वो हैं आपके डिकम्पोजर्स। यानी कि जो आपके हायर कंपोनेंट्स होते हैं उनको तोड़कर नॉर्मल सिंपलर कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं और फिर से उनको एनवायरनमेंट में मिक्स कर देते हैं। डिकम्पोजर्स की अपनी बहुत बड़ी भूमिका होती है पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, इसीलिए हम इसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ खुद ब खुद सफाई होती रहती है, आपको करने नहीं जाना हो रहा है। और बिना डिकम्पोजर्स के अगर यही बैक्टीरिया आप हटा देंगे, डिकम्पोजर्स को आप हटा देंगे, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है पूरा, ये आपका सन है, और सन से ही हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। पूरा का पूरा अर्थ हमारा इसी एनर्जी से चल रहा है। इस एनर्जी को कौन ट्रैप कर सकता है, प्रोड्यूसर्स। इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट है जिसमें पावर है कि वो ट्रैप कर सकता है सनलाइट को। तो ये प्रोड्यूसर्स जो हैं ये आपके ट्रैप कर रहे हैं उस एनर्जी को, और इस एनर्जी लेवल को ये आगे लेकर जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड। तो ये आपके क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। इन प्रोड्यूसर्स पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहे हैं, और उनको जो है सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं, फिर उन पर टर्शरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहे हैं। और जब ये डेथ हो जा रही है इनकी, तो डिकम्पोजर्स जो इनको फिर से एनवायरनमेंट में मिला रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लियर करते हैं अपना टॉपिक, फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, एक लीनियर सीरीज है। यहाँ ये जो वर्ड है लीनियर, इसको आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फूड चेन इज अ लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ईट करता है दूसरे को, और वो सोर्स ऑफ फूड होता है फिर थर्ड वन के लिए। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम आपका मेंटेन होता है। तो food chain is a linear series of organisms which represent the sequence in which a particular organism eats the other and becomes source of food for other organisms in the ecosystem. यहाँ आप एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे जितने भी फूड चेन मैंने आपको शो किए हुए हैं, ये सब लीनियर है। यानी कि अगर आपको लीनियर सीक्वेंस दिखाया जाता है तो वो आपका क्या होगा, फूड चेन होगा। यहाँ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिम्स हैं जो फीड कर रहे हैं एक दूसरे को, और वेरियस बायोटिक लेवल्स जो है फूड चेन के वो आपको यहाँ शो किए हैं। हर स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट क्या है आपके, यहाँ आपको दिखाया गया है एक प्लांट यानी कि ट्री। तो ये क्या है आपके ऑटोट्रॉप्स, क्या कहेंगे आप इसको, ऑटोट्रॉप्स। ये आपके क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। यानी कि जो सन से एनर्जी आ रही है वो ये उसको ट्रैप कर रहे हैं और अपने लिए फूड को जो है बना रहे हैं। तो सन एनर्जी को ऑटोट्रॉप्स ने ट्रैप किया, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना फूड खुद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट में। और ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं इन्होंने जो फूड क्रिएट किया है उसको कौन खा रहे हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि डियर,
तो ये जो ऑटोट्रॉप लेवल है आपका, ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फिक्स किया इन्होंने सोलर एनर्जी को और अवेलेबल बनाया हेट्रोट्रॉप्स के लिए या फिर कंज्यूमर के लिए। तो ये आपके क्या हो गए, हेट्रोट्रॉप्स। अब यहाँ जो आपकी सोलर एनर्जी थी वो इनके लिए अवेलेबल हो गई। अब इनको कौन कंज्यूम कर रहे हैं, लाइंस, यानी कि ये लार्ज हैं, थर्ड हैं, कार्निवोर्स हैं, यानी कि ये कौन हो गए आपके टर्शरी कंज्यूमर्स जो आपके इस फूड चेन में आपको दिखाए गए हैं। तो ये हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरीके से यहाँ फ्लावर, फ्लावर के ऊपर क्या है, फ्लाइज, फ्लाइज को कौन खा रहा है, फ्रॉक्स, फ्रॉक्स को ईट आउट कर रहे हैं स्नेक्स, एंड देन फिर ईगल्स जो है वो स्नेक पे फीड आउट करते हैं। तो ये आपका दूसरा फूड चेन जो शो किया है मैंने आपको। और थर्ड यहाँ देखिए फ्लावर है, ये एक्योटिक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से आपका फूड चेन मेंटेन होता है, तो फ्लावर्स यहाँ आपके स्मॉल फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस पे फीड कर रहे हैं लार्जर फिशेस, और लार्जर फिशेस को जो वर्ड्स हैं जो पानी में है वो खा रही हैं। तो ये आपका डक जो है वो इसने फीड आउट कर लिया लार्ज फिशेस पे। तो इस तरीके से ये हमारा फूड चेन जो है वो क्रिएट हो गया है। तो ग्रीन प्लांट्स जो है आपके वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैप्चर करते हैं अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो कि लीव्स पर उनके पड़ती है, और उसको वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसको आगे वो पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फूड वेव। इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि फूड वेव क्या होता है आपका। तो फूड वेव्स जो होते हैं आपके, हम जानते हैं कि जो फूड है वो ईट कर रहे हैं और एक्ट कर रहा है एज ए फ्यूल, हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है काम करने के लिए। तो ये जो इंटरेक्शन है वेरियस कंपोनेंट का एनवायरनमेंट का, इन्वॉल्व कर रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रही है, ऑटोट्रॉप्स एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं, फिर उसको आगे लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा ये जो आपका सिंपल चेन्स हैं यही नहीं होती हैं, बल्कि जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं वो ऑपरेट होती हैं एनवायरनमेंट में, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरीके की सीधी सीधी चेन नहीं है कि फ्रॉग अगर है तो उसको सिर्फ स्नेक ही खाएगा, या स्नेक है तो उस पे सिर्फ ईगल नहीं एट आउट करना है भाई, जिसको भी भूख लग रही है जो जिसको मिल गया। तो ये जो कनेक्टेड है ये चेन्स आपस में इतनी सिंपल नहीं है, हमारे इकोसिस्टम में ये चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो इकोसिस्टम में स्टेब्लिश करती हैं ये रिलेशनशिप, और वेरियस स्पीशीज जो है इन सब से मिला के क्या बनाती हैं, फूड वेब, यानी कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम which establishes a relationship between various species is called food web। जो मैंने यहाँ आपको शो किया हुआ है, ये ट्रीज हैं जैसे आपके, इन पर डियर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। फिर किस तरीके से यहाँ पे जो डियर है उसको हो सकता है पाइथन ने खा लिया हो, जरूरी नहीं है, आप हर बार जो है वो लाइन ही खाने जाएगा, और इसको कोई ईगल जो है वो ईट आउट कर रहा है। अलग अलग जो है यहाँ पे इंटरकनेक्टेड हो रही हैं जो हमारी फूड चेन्स हैं वो। देख सकते हैं किस तरीके से ग्रास पे ग्रासोफर जो है वो फीड हो रहा है, और उसको फिर फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने। तो अलग अलग जो फूड चेन है जब वो मिक्स हो रही है आपस में, तो क्या क्रिएट कर रही है, एक फूड वेव को बना रही है। अब हम समझ लेते हैं ट्रॉपिक लेवल को। तो इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो वो ऑक्युपाई करता है फूड चेन के अंदर। ईच लिंक इन द फूड चेन रिप्रेजेंट वन ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। सबसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हम रखते हैं अपने ग्रीन प्लांट्स के लिए, और उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं हमारे हार्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, उसके बाद फोर्थ टेस्टर लेवल पे हम अपने रखते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स को, और लास्ट में टॉप पे हमारे आ जाते हैं ईगल, टाइगर, वल्चर्स और डिकम्पोजर्स को भी हम यहीं प्लेस आउट करते हैं। तो इस तरीके से टॉपिक लेवल आपका पिरामिड ये बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने 10% लॉ पर, जो कि लेडविन द्वारा गिवन है। तो इस लॉ में ग्रीन प्लांट्स जो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैप्चर करते हैं 1% ऑफ एनर्जी जो उन पर पड़ती है लीव्स पर, उसको वो सनलाइट से कैप्चर कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इस एनर्जी को जो 1% उन्होंने लिया था फूड एनर्जी। एक एनर्जी फॉर्म जब दूसरे एनर्जी फॉर्म में चेंज होता है तो कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है और उसको फिर हम यूज नहीं कर सकते। ये सब हमने आगे भी पहले पढ़ा हुआ है। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ईट बाय आउट हो रहे हैं बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि जैसे यहाँ पे ये ग्रास है और उसको ये रैबिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सनलाइट से जो एनर्जी है वो ट्रैप हो रही है इन पौधों के द्वारा, और उन्होंने अगर
3000 जूल्स एनर्जी जो है वो ली है। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं आपके और उन्होंने इतनी एनर्जी जो है फॉर्म क्रिएट की है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जब इस एनर्जी को ले रहे हैं तो सिर्फ 3000 यानी कि इसका 10% सब आपको निकालना आता है। तो ये 30,000 जो है उसका 10% कितना रह जाएगा 3000। इतनी एनर्जी जो है वो इन रैबिट्स तक पहुंच पाएगी, बाकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। और बाकी जो हमारे जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं तो एनर्जी लॉस्ट हो रही है एज अ हीट एनवायरनमेंट में, और कुछ अमाउंट गोज हो रहा है डाइजेशन में, कुछ डूइंग वर्क और रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी, और नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स के लिए वही एनर्जी जो है अवेलेबल हो पाती है। तो 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप and reaches the next level of consumers. So little energy is available for the next level of consumers. The food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels. यानी कि यहाँ पे देखिए 3000 एनर्जी है, फिर नेक्स्ट 10% एनर्जी फिर ऊपर जाएगा तो 3000 का 10% हो गया 300 जूल्स, और उसके आगे टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए फिर से आपका 10% लेस हो जाएगा तो 300 जूल्स का कितना हो गया 30 जूल्स। ये एनर्जी जो है इनके लिए यहाँ पर बचती है। तो इस तरीके से जो एक ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं लोअर टर्पर लेवल के इकोसिस्टम के, ग्रेटेस्ट नंबर उनका है प्रोड्यूसर्स का, फिर आगे ये जो है आपका फ्लो कम होता जा रहा है। तो लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेंज वेरी ग्रेटली. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. तो स्ट्रेट लाइन फूड चेन के बजाय हम क्या बना रहे हैं, रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाती हैं और उसी को फूड वेव कहा जाता है, जिसको मैंने लास्ट ईयर आपको शो किया हुआ था। यहाँ आपको इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं और अलग से एक एग्जांपल के बतौर में क्वेश्चन भी करा सकती हूँ आपको, जिसमें आपको जो जूल एनर्जी है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर आगे चेन में कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपको उसका 10% निकाल के शो आउट करना होगा। अब ये आपका टर्म आता है बायो मैग्निफिकेशन, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जिस तरीके से आपने देखा फ्लो ऑफ एनर्जी में एनर्जी कम हो रही थी, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। इट इज द इंक्रीज in the concentration of toxins or non-biodegradable substances in the body tissues of organism as it moves from one trophic level to the next level. यानी कि जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते हैं। जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है या टॉक्सिन्स हैं वो अगर बॉडी में पहुंच रहे हैं तो वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, अब आप इसको समझ लीजिए। जैसे पौधे हैं, अब पानी में यानी कि जो आपका वाटर है, ये इकोसिस्टम है आपका एक्वेटिक, वाटर में अगर कुछ टॉक्सिन्स हैं और वो प्लांट बॉडी के अंदर चले गए, क्योंकि पौधे कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट्स भी सरवाइव कर रहे हैं, ये एक्वेटिक पौधे हैं। तो यहाँ इनको जो कुछ एनर्जी मिल रही है वो पानी से मिल रही है। तो अब यहाँ पे इनमें टॉक्सिन्स आ गए पौधों में, इनको जो है ईट आउट किया इन फिशेस ने जो स्मॉल हैं। यहाँ पे ये टॉक्सिन्स जो है इनके अंदर चले गए, अब इन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ ये टॉक्सिन्स कम नहीं हुए हैं, बल्कि ये क्या हुआ है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बढ़ गया है। यानी कि अगर यहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं फर्स्ट प्लांट लेवल पे 2 ppm थे, तो यहाँ जाके इन स्मॉल फिशेस में वो हो गए 5 ppm, यानी कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया। अब इन छोटी फिशेस को कंज्यूम कर लिया एक लार्ज फिश ने। अब यहाँ देखिए 5 से ये हो गया 200 ppm। किस तरीके से ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है टॉक्सिन्स का बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए फिशिंग करने कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने इसको पकड़ लिया फिश को, अब जाके बना के इन्होंने खा लिया, ये जो भी किया, अब किसी तरीके से ये यहाँ से इनकी बॉडी में पहुंच गई, इन्होंने कंज्यूम कर लिया फिश को। तो ये जो 2 ppm था ये फाइनली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया 1600 ppm। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से टॉक्सिन्स जो हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए और जितना हो सकता है टॉक्सिन्स से अपने जो खाने पीने की चीजें हैं उनको दूर रखना चाहिए। अब लास्ट 2 टॉपिक्स और बचते हैं हमारे इस लेसन के, वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और दूसरा है सॉलिड वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो इनको भी हम समझ लेते हैं फटाफट से।
थिंक ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ऑक्सीजन O2 जो है वो बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसी की जगह अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स वाला हो जाए, यानी कि जिसको हम कहते हैं ओज़ोन, तो ये हो जाता है पॉइज़नस। O3 इज़ वेरी डेंजरस, बट एट द एनवायरमेंटल लेवल अगर हम देखें तो टॉप लेवल पे ये वर्क करता है एज़ अ शील्ड, यानी कि जो यूवी रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं या आपके खतरनाक रेज़ हैं जो कि सन से आती हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एक शील्ड मेंटेन करता है अर्थ पे, जिससे कि ये यूवी रेज़ अर्थ तक ना पहुँच पाएँ और हमसे इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर यूवी रेज़ यहाँ तक आएँगी तो उनसे क्या-क्या होगा? स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट, आपका कैटरैक्ट, सनबर्न, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स पर पड़ेंगे और बाकी जो आपके बायोटिक लेवल्स पे भी इन सब का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके खतरनाक इफेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के जो हो रहे हैं, उनके कॉजेस क्या-क्या हैं? तो एक तो है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका, जिसको आप रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं। अब ये लॉ पास कर दिया गया है कि जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनको CFC फ्री बनाया जाए। दूसरा है आपका हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स, जो कि आपके बहुत ज़्यादा ये जो है ओज़ोन लेयर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो इनसे फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें CFC का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ओज़ोन लेयर अगर डिप्लीट होता है तो उसके बहुत खतरनाक इफ़ेक्ट्स जो है वो पड़ते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ स्किन कैंसर और कैटरेक्ट, ये सब मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, सनबर्न्स हो जाएँगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो हमें ओज़ोन लेयर को जो है वो बचाना है। दूसरा हमारा आता है सॉलिड वेस्ट और देयर डिस्पोज़ल। तो जो हाउस होल्ड रेजिडेंस हैं या एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। तो उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे अगर आप सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और वहाँ आप अगर चाय भी पी रहे हैं, तो जो गिलास आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक का है और आपने फेंका, इस तरीके से सोचिए कितने लोग यूज़ कर रहे हो दिन में और कितने आपके जो है इस तरीके के प्लास्टिक केन्स निकल रहे हैं, तो क्या हम उनको डिग्रेड कर सकते हैं और कितना हम कूड़ा या गार्बेज जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और किस लेवल पे जाके वो हमको प्रॉब्लम करने वाला है। अब इसी जगह पे अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जो कि आपकी बायोडिग्रेड हो सकती हैं, यानी कि जिनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, तो उनको हम जो है फिनिश आउट कर सकते हैं, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल जाके क्या करेंगे, स्टक हो जाएँगे। जैसे पॉलीथीन्स वगैरह क्या करते हैं, आपका रिवर वगैरह में जो है पॉल्यूशंस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पानी में टॉक्सिन्स जब धूप ज़्यादा पड़ती है, तो पॉलीथीन्स जो हैं रिलीज़ करते हैं टॉक्सिन्स पानी के अंदर, जिससे कि आपका वाटर पॉल्यूट होता है, फिर कहीं न कहीं वो वापस आपकी बॉडी तक ही वो पानी पहुँचता है और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं पैदा होती हैं। तो हमें सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अपने, उनका भी ध्यान रखना है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं ना हों। हम उनको जहाँ तक मैनेज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल लेवल पे लेकर आएँ। जैसे जो आपके कप्स हैं इवन, ठीक है, वो भी पहले जैसे कुल्हड़ वगैरह बनाए जाते थे, या फिर अभी हम पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम उनको डिग्रेड कर पाएँ। तो इस तरीके से हमको इस पर भी ध्यान देना होगा कि जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, उनका कम से कम हम इस्तेमाल करें और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ही यूज़ करें।